नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एक ऐसी बुक पढ़ें जो आपको बिजनेस में सक्सेस होने का बेटर, फास्टर, ईजियर वे दिखाए तो ये वीडियो आपके लिए है। हर कोई कभी न कभी अपना स्टार्टअप लगाने की सोचता है, लेकिन बहुत से लोग इसे एक गलत तरीके से शुरू करते हैं। इसलिए लगभग 95% स्टार्टअप शुरू होने के 3 महीने के अंदर ही दम तोड़ देती है। इसलिए अगर आपका ड्रीम भी कभी अपना स्टार्टअप शुरू करने का है तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए। इस किताब को जॉसन फ्रेड ने लिखा है, जो बेसकैम्प नाम की कंपनी में मालिक हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट हैंडल करने में काम करते हैं। बेसकैम्प कंपनी शुरू करने के दौरान जैसन को जो एक्सपीरियंस हुए हैं, उन्हीं के आधार पर उन्होंने इस किताब को लिखा है। इस किताब के बारे में जाने माने अमेरिकन इन्वेस्टर मार्क क्यूबन ने कहा है कि अगर उनके सामने 2 लोग हों और उनमें से एक ने MBA किया हो और दूसरे ने रीवर्क किताब पढ़ी हो, तो वो उसे चूज करेंगे जिसने रीवर्क पढ़ी हो। तो आई थिंक आपको इस किताब का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। आइए इस किताब की 10 लेसन को हम जानते हैं पूरी डिटेल्स में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और भी मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए फर्स्ट पॉइंट को जानते हैं, स्क्रैच योर ओन इच। अपनी समस्या को खुद हल करें। लेखक कहना चाहते हैं, अगर आपको किसी प्रोडक्ट का आइडिया नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले ये देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढिए, तो वही सलूशन आपका प्रोडक्ट बन सकता है। इसी को ऑथर ने स्क्रैच ऑफ इच कहा है। इच का मतलब आपकी प्रॉब्लम्स हुई और उसे मिटाना सलूशन। आइए इसे 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। नाइक, NIKE, जूतों की फेमस कंपनी नाइक के बारे में कौन नहीं जानता, आई थिंक सब जानते होंगे। लेकिन उसके शुरू होने का किस्सा बहुत रोचक है। चलिए जानते हैं। अमेरिका के एथलेटिक्स के कोच विल वोमरमैन ऐसे जूते ढूंढ रहे थे जो बेहद स्ट्रॉन्ग हो लेकिन बेहद हल्के भी हो। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन ऐसे जूते मार्केट में नहीं मिला। इसलिए उन्होंने अपनी वर्कशॉप में लेदर और आयरन का उपयोग करके खुद ही ऐसे जूते डिज़ाइन कर दिए। इस तरह उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर ली। इन जूतों से एथलीट्स की रनिंग स्पीड बहुत बढ़ गई और इस तरह नाइक जैसी बहुत बड़ी कंपनी जो आगे चलकर वर्ल्ड में फैल गई। तो दोस्तों, बिल की एक प्रॉब्लम थी अच्छे रनिंग जूते का ना होना, और उन्होंने उसी का सलूशन निकाला जो उनका प्रोडक्ट बन गया। चलिए अब जानते हैं सेकंड एग्जांपल, OTIS, ऑटिस। आप सब ने लाइफ में कभी ना कभी लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल तो किया ही होगा। इसका आविष्कार किसने किया पता है? जी बिल्कुल, एलिशा ऑटिस ने किया है। इसलिए लिफ्ट को ऑटिस भी कहा जाता है। वास्तव में उन्हें हर दिन बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी जिससे वे परेशान हो गए थे। इसी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने लिफ्ट का आविष्कार कर दिया। आज सारी दुनिया उनके इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है जो कभी उन्होंने अपने लिए बनाया था। इसलिए दोस्तों, आप भी देखिए कि आपको किसी काम में क्या परेशानी होती है और फिर उसका सलूशन ढूंढिए और जुट जाइए अच्छे मन से, क्योंकि हो सकता है कल को आपके प्रोडक्ट भी सारी दुनिया में इस्तेमाल होने लग जाए। चलिए अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, स्टार्टअप बिजनेस नॉट स्टार्टअप। बिजनेस शुरू करें, स्टार्टअप नहीं। दोस्तों, आजकल के युवाओं द्वारा स्टार्टअप शब्द का इस्तेमाल एक पैशन जैसा हो गया है, जिसे देखिए यही कहता मिलेगा, यार मैं स्टार्टअप लगाना चाहता हूँ। जब लोग स्टार्टअप लगाते हैं तो शुरू में ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में पैसे वेस्ट कर देते हैं और बहुत सी फंडिंग भी जुट जाते हैं। ज़्यादा फंडिंग लेने से उन्हें इन्वेस्टर के इशारों पे नाचना पड़ता है, उनका खुद का विजन खो सा जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जैसे फैंसी शब्दों के भ्रम से दूर रहिए, बल्कि खुद को एक बिजनेसमैन की तरह देखें। इसके लिए आपको ना कोई डिग्री चाहिए ना ही शूट बूट। ज़्यादा लफड़ों में पड़े बिना अपना बिजनेस डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए। जो कुछ आपके पास है उसी का प्रयोग करके कीजिए, फिर धीरे धीरे बिजनेस को स्केल अप करते जाइए। जैसे शुरू में एंड्रॉयड का बहुत ही सिंपल सा वर्जन लॉन्च हुआ था, इसके बाद पॉपुलर होने के बाद उसमें अपडेट्स आते गए और अब तो आए दिन नए नए वर्जन आ रहे हैं। इसी तरह अगर आपको कहीं स्पीच देनी हो तो सबसे पहले 10 से 20 लोगों के बीच दे सकते हो, फिर 100 लोगों के बीच और फिर बहुत बड़ी संख्या के बीच, अर्थात भीड़ में। इससे आपको कभी भी पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगेगा और आप एक परफेक्ट स्पीच दे पाएंगे। ऐसे ही शुरू में बहुत सी फंडिंग लेकर बहुत से लोगों को प्रोडक्ट ना बेचें, इससे आपके प्रोडक्ट में कोई भी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। शुरू में कुछ ही लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचें, उनका फीडबैक लें और इम्प्रूव करते जाएं।
अगर लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ जाए तो वो खुद ही दूसरे को बता देंगे। आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा और आपका बहुत सा पैसा बच जाएगा। इस स्ट्रैटेजी का सबसे अच्छा सिंपल सा एग्जाम्पल है राधा कृष्ण दामाजी का, जिन्होंने डी मार्ट का पहला स्टोर मुंबई के पोवाई में शुरू किया था। जब वह चल निकला तो उससे जो प्रॉफिट हुआ उसने उन्होंने स्टोर खोल दिया। इसी तरह आज उनके सारे इंडिया में 300 से भी ज़्यादा स्टोर हो चुके हैं और वे बिलियनर्स बन चुके हैं। इसलिए स्टार्टअप जैसे फैंसी शब्दों से बचें और अपने प्रोडक्ट को बिजनेस की तरह बेचना शुरू कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं अब तीसरा पॉइंट, स्टार्ट एट द एपी सेंटर, मुख्य बिंदु से शुरू करें। इसमें लेखक कहना चाहते हैं जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो ईपी सेंटर से स्टार्ट करें, अर्थात मुख्य बिंदु से, जिसका मतलब है सबसे ज़रूरी ये कि चीज़ पर फोकस करें। जैसे अगर आपको रेस्टोरेंट शुरू करना है तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ कौन सी होगी, टेस्टी फूड या शानदार फर्नीचर। सबको पता है कि फूड ही बहुत अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ फूड ही ईपी सेंटर हुआ। आपको पता ही होगा कि अगर फूड आइटम अच्छी होती है तो लोग सड़क के किनारे भी खरीद के खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उल्टा करने पे पड़ जाते हैं। वे ईपी सेंटर पर ध्यान ही नहीं देके दूसरे पहलू को चीज़ों को देखते हैं। जैसे रेस्टोरेंट की डेकोरेशन पर खूब ध्यान देते हैं, खूब खर्चा करते हैं, जबकि उन्हें वो पैसा अच्छे चीफ और फूड की क्वालिटी पर खर्च करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको अपना घर बनाना है तो सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फैंसी लाइट्स या फर्नीचर आदि को बाद में लगाया जाता है। इसलिए पहले सेंटर अर्थात मेन आइटम पर फोकस कीजिए, तभी आपका बिजनेस सफल होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, पोर योर सेल्फ इनटू द प्रोडक्ट्स, पूरी लगन से प्रोडक्ट बनाइए। समझते हैं, लेखक कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट में आपकी पर्सनैलिटी नज़र आनी चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करने के लिए उसमें पूरी तरह से रम चाहिए। उसे इतना अच्छा बना दीजिए कि कंपटीशन अपने आप ही खत्म हो जाए। आपने देखा होगा कि जब आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वो लोग रिबूट की बात करते हैं, जिसमें कोई ह्यूमन टच नहीं होता। और अगर इसके उल्टा बात किया जाए, जेपस नाम की जूतों की कंपनी जब शुरू की गई थी तो उनके कस्टमर केयर की सब मिसाल देते थे। उनके कर्मचारी आपस में दोस्ती की तरह बात करते थे और आपकी कंप्लेंट पर जल्द से रिएक्ट करते थे। इससे कस्टमर केयर तो बहुत ही अच्छा यूज़र रिस्पॉन्स मिलता था। इस तरह जेपॉस के ऑनर ने अपने प्रोडक्ट को एक पर्सनल टच किया था और आगे चलकर वह एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और उसे अमेज़न ने खरीद लिया था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, 5 नंबर, अवॉइड मीटिंग, ज़्यादा मीटिंग ना करें। दोस्तों, बेवजह की मीटिंग दूसरों का बहुत सा टाइम वेस्ट करती है। ज़्यादातर लोग मीटिंग में सिर्फ अपना ओपिनियन रखने के लिए जाने जाते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत महान सोचते हैं, लेकिन इस तरह सब लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं और असली काम को कोई दिशा नहीं मिल पाती है। इसके अलावा भी अगर बात किया जाए तो इंटेलिजेंट लेकिन शाय लोग जो शर्मीले होते हैं वो ज़्यादा बात नहीं करते और उनका वैल्यूएबल पॉइंट कोई नहीं सुनता। इसलिए अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग को अवॉइड करा जाए। लेकिन हाँ, मीटिंग को पूरी तरह से भी हटाया नहीं जा सकता, अदरवाइज आप एम्प्लॉयज़ के फीडबैक नहीं ले पाएंगे और वर्क प्रोग्रेस ही नहीं हो पाएगा। इसलिए कम मीटिंग रखें और उनका टाइम भी सीमित कर दें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मीटिंग के शुरू में ही टाइमर लगा दीजिए, जैसे ही अलार्म बज जाए मीटिंग खत्म। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 6 नंबर, कीप इट सिंपल। जब सब कंपनी रैम और गीगा हर्ट्ज के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसी समय स्टीव जॉब अपना आईपॉड लेकर आए। उनका बहुत ही सिंपल मोटो था, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, और लोगों ने धड़ाधड़ ये प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों, अपने कस्टमर्स के लिए चीज़ों को आसान रखिए, चाहे अंदर कितनी भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फेल मेनी टाइम्स, असफलता के लिए तैयार रहिए। बहुत से लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि वे कुछ शुरू कर ही नहीं पाते, जबकि ऑथर कहते हैं फेलियर एक पॉसिबिलिटी नहीं होती है बल्कि नेसेसिटी होती है। हर सफल आदमी के पीछे बहुत से फेलियर होते हैं जो लोगों को नज़र नहीं आते। इसलिए आप फेल होने से मत डरिए, बल्कि ये सोच बनाइए कि मैं बार बार फेल होने के लिए तैयार हूँ। हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगा। बस उस सीख को अपनाकर अपनी गलती को सुधारिए और अपने प्रोडक्ट इत्यादि को इम्प्रूव कीजिए, लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 8, हायर लेस एम्प्लॉयज़, कम से कम कर्मचारियों को भर्ती करें।
लेखक कहना चाहते हैं शुरू में जितने एम्प्लॉयज़ ज़रूरी हो उतने ही हायर कीजिए और सिर्फ क्वालिटी एम्प्लॉयज़ ही हायर कीजिए, क्योंकि इनफिशिएंट एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए घातक सिद्ध होंगे। हायर करते समय आप सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उनके द्वारा लिखे गए कवर लेटर्स को भी ध्यान से पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि उनके सोचने का ढंग कैसा है, क्या उन्होंने वह खुद लिखा है या कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है। इसके अलावा ये भी देखिए कि मार्क्स के अलावा उन्होंने लाइफ में और क्या क्या कर रखा है। हायर करने के बाद आप एम्प्लॉयज़ को फ्री हैंड दीजिए, मतलब फ्रीडम चाहिए उन्हें, मतलब फ्रीडम दीजिए। हर चीज़ में मीख मैक की बातें मत कीजिए, उन्हें फ्रीडम दीजिए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप उन पर पूरा ट्रस्ट करते हैं। इससे एम्प्लॉयज़ पूरी लगन से काम करेगा। चलिए अब 9th नंबर पॉइंट को जानते हैं। आपके पास जो अभी है उस पर ध्यान दें। रिवर्क, फोकस ऑन व्हाट यू हैव नाउ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आपका विचार कितना शानदार या क्रांतिकारी है, यदि आप इसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने में सक्षम नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। उनके इंस्पायरिंग फिल्म मेकर को यह सलाह दी गई थी कि एक कैमरा और फिल्म ले, फिर फिल्म की शूटिंग शुरू कर दें। उसी तरह एंटरप्रेन्योर को अपने प्रयासों में सफल होने के लिए ऐसा ही करने की आवश्यकता है। जब आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात आती है तो आप एक समय सीमा तय करें। यहाँ तक कि अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट के पूरी तरह से तैयार होने से पहले जान लेते हैं उस चीज़ों को, तो प्रॉपर लिस्ट कर लीजिए। तो लॉन्च का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप उसे अभी लॉन्च कर दें। बाद में अपने उत्पाद में अर्थात प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट और उसका डुप्लीकेशन कर सकते हैं। अपने काम को लेकर वर्कहॉलिक ना हो, मतलब कहना चाहते हैं यहाँ पर डोंट बी अ वर्कहॉलिक अबाउट योर वर्क। ऑथर इस टॉपिक पर विस्तार पूर्वक बात करते हुए कहते हैं कि मैं जब भी कहीं ये सुनता हूँ कि 24 घंटे में मैंने 19 घंटे अपने काम को करते हुए बिताए हैं, तो मुझे कपकनी सी चढ़ने लगती है। उस समय मैं स्वयं को एनर्जेटिक ना महसूस करके डरा हुआ सा महसूस करने लगता हूँ। फिर सोचने लगता हूँ कि अगर मुझे इतना ही काम करना है तो फिर वह सब कब और कैसे करूँगा जो बड़े लोग करते हैं, जैसे दुनिया की सैर, एकांत में बैठकर बांसुरी सीखना और बजाना, कोई पेंटिंग करना कैसे, योग, ध्यान और प्राणायाम कैसे करूँगा। अपने स्वयं के बारे में जानने के लिए ढेर सारी पुस्तकें पढ़ना, नए नए दोस्त बनाना, नए नए क्षेत्र देखना, घूमना कैसे पॉसिबल हो पाएगा। इसी तरह वे सभी काम को आप सोचते हैं। इस बुक के इस टॉपिक को सीखने के बाद हमें ये पता चलता है कि आप वर्कहॉलिक बनकर जितना हल करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो आप समस्याएं पैदा करते हैं। वर्कहॉलिक इंसान अपने इंटेलिजेंस की कमी को छुपाने के लिए फोर्स यानी कि बल का प्रयोग और ज़्यादा ताकत से करते हैं। वे ऐसा स्वयं अच्छा महसूस कराने के लिए भी करते हैं, ना कि समस्याओं को सुलझाने के लिए। यदि आप भी यह मानते हैं कि वर्कहॉलिक होना एक अच्छा गुण है, तो आप ये नहीं जानते होंगे कि आपकी इस समय असली में वास्तविक समस्याएं क्या है। हाँ, ये लोग इतनी मेहनत कभी कभी इसलिए भी करते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखाया जा सके। वे ये साबित कर सके कि वास्तव में उनसे ज़्यादा डेडिकेशन से यह काम कोई और नहीं कर सकता। ऑथर लिखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर ही इतनी कड़ी मेहनत करें, ना कि हर समय, वरना आप वन मैन आर्मी से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपके समक्ष 10 निचोड़ कर रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवर्क आपको बताएगी, अर्थात रिवर्क बुक आपको बताएगी कैसे आप प्रोडक्टिव बने, कैसे बड़े प्लानिंग से बचें, बेहतर निर्णय कैसे ले सकते हैं, बेहतर मीटिंग को कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से होस्ट कर सकते हैं। अगर आप भी इन सभी चीज़ों को सीख कर सब कुछ अपने अनुरूप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बुक खरीद सकते हैं। गूगल से PDF डाउनलोड कर से भी पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पे विजिट करके और भी मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।